हेलो एवरीवन, जी सदन चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट और अन्य चार्टर एक्ट के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के विकास में दो भागों में बांटा गया था। पहला कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण और दूसरा संविधान के हितों की सुरक्षा के लिए। तो उसी सिलसिले में जो फर्स्ट था कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण, तो उसमें मैंने आपको बता दिया है रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो उसका अगला पार्ट है, ये दूसरा क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था, तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियां, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण तथा भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा की जा रहे अन्याय तथा अत्याचार के कारण कंपनी की गिरती साख को बचाने के लिए 1784 में यह अधिनियम पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आप समझे कि रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियां, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण चाहती थी, भारत में कंपनी का जो कुशासन था उसके कर्मचारियों द्वारा अन्याय तथा अत्याचार किया जा रहा था, तो ये सब से जो गिरती साख था उसको बचाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब बात करेंगे, सेकंड पॉइंट है इसी में कि इस पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो क्षेत्र थे उसे ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। ब्रिटिश अधिकृत कंपनी द्वारा जो विजित क्षेत्र थे, विजित कह सकते हैं कि जो जीते गए क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। इस कंपनी के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही। कब तक? 1858 तक। तो कौन कौन सा था? एक कंपनी के द्वारा शासन और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा शासन। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। क्लियर है? प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सभी जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 के प्रावधान है। ध्यान से देखेंगे। आगे बात करेंगे कि भारत में नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारियों थे उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ? इंग्लैंड में। गवर्नर जनरल को युद्ध एवं संधि से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेने की आवश्यक कर दिया गया। अब बात करेंगे इसके अगला पॉइंट जो है कि यह पहली बार था, पहला और अंतिम अवसर था जब ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। किस कारण से? इस एक्ट के विवाद को लेकर। क्लियर? तो पिट्स इंडिया एक्ट जहां तक मैंने आपको बताया कि ये सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगला देखते हैं 1786 का अधिनियम। इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई। किसकी? प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई और विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपने परिषद की निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का भी अधिकार दिया गया। तो 1786 में दो चीज हुआ। पहला, प्रधान सेनापति का पावर दिया गया, प्रदान की गई, और दूसरा विशेष परिस्थितियों में जो परिषद था, 4 सदस्यीय जो परिषद थे, उनके क्या किया गया? सदस्यीय परिषद के निर्णय को भी निरस्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। अब बात करते हैं कि 1793 का चार्टर अधिनियम या राजलेख। गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की योग्यता के लिए कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव कर दिया गया। तो 12 वर्ष जो अंग्रेज भारत में रह चुके हैं उन्हीं को गवर्नर जनरल और गवर्नरों की परिषद में सदस्य के तौर पर नियुक्ति की जाने लगी। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडलों में के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार, जो ट्रेड मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली को क्या किया गया? 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत। अब बात करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसके? 1813। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1793 में 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था और 1813 में 20 वर्ष जब पूरे हो गए तो इसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ रह क्या गया? कंपनी के पास चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा प्रदान की गई। अनुज्ञा का अर्थ स्वीकृति या आदेश दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। 1 लाख रुपया का वार्षिक धनराशि का व्यय का प्रावधान किया गया। इसके पीछे भी आप ये समझ जाइए कि प्रावधान इसी तरह से नहीं किया गया। जो कलर के तौर पर काम करने के लिए कर्मचारियों को यही ट्रेंड करने के लिए ये 1 लाख रुपया का वार्षिक धनराशि जो शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया।
इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया। किसी दिन 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति क्या है, इसको भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। अब बात करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम या राजलेख। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय हो या चीनी हो, चीनी जो व्यापार था, चीनी व्यापार, चीन के साथ जो व्यापार होते थे, उसे सबको समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ कंपनी के पास प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्था बना दिया गया। तो व्यापारिक जो था, जो शुरुआती दौर में जो व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी, अब पूरी तरह से प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्था बना दिया गया। सरकार के विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया था। किसके लिए? विधि निर्माण संबंधी कार्यों के लिए। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में भी आपको देखने को मिलेगा। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीयकरण का प्रारंभ किया गया और केंद्रीय विधानमंडलों या साहिब विधान परिषद की नींव रखी गई। भारत में प्रचलित सभी रूढ़ियां तथा प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। संहिताबद्ध मतलब एक लिखित रूप में लिखित तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और आयोग के अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। परिषद में 4 सदस्य थे, जिसमें से एक विधि और कानूनी सदस्य होना मस्ट कर दिया गया। मस्ट, ठीक है। अगला बात करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने हेतु इस अधिनियम का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। इस प्रकार विधान परिषद की कुल संख्या अब कितनी हो गई? 12, ठीक है। निदेशक मंडलों की घटाकर संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई। उसमें भी जो 6 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश राजा के द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर भारतीय शासन अर्थात ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन के इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था। तो कंपनी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि कंपनी पर जो ब्रिटिश शासन का अधिनियम था, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण से संबंधित सभी 10 जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, तो 10 एक्ट या अधिनियम मैंने आपको बता दिया है। इससे संबंधित सभी आप क्लास 1 में देख सकते हैं। और इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अब बात करेंगे अगला पॉइंट, जो क्लास 2 पॉइंट है, वो है साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए। तो क्या हुआ कि जब राजनीतिक और प्रशासनिक पूरी तरह से हो गई थी, तो ब्रिटिश क्या किए कि वो अब साम्राज्य विस्तार के लिए जाने लगे। तो उस पर जो जो नियम और कानून बना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद पड़ा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।